हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी में क्लास 6 की हिस्ट्री के बारे में। आज से हम जो है वीडियो में एक एक टॉपिक को लेंगे, एक एक लेसन को लेंगे और जो है रीड करेंगे। यदि आप भी जो है हमारे साथ रीड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी बुक में क्लास 6 की हिस्ट्री में पहला अध्याय है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसको जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, किसी के क्वेश्चंस, इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो है समझाने का बेहतरीन तरीके से प्रयास किया गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अध्याय में पहला ही आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर रसीदा जी का एक सवाल आप देखेंगे। लिखा हुआ है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पर इनके सवाल में एक शब्द आ रहा है क्या, जो कि हमारा जो है लेसन का नाम है। अब इसे कैसे पता लगाया जा सकता है, इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह सोचने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे जिसे उस समय की स्मृति यानी कि याददाश्त हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। वास्तव में जैसे कि आप देख सकते हैं कल क्या हुआ, इसकी न्यूज़ आपको जो है टेलीविज़न के माध्यम से देखने को मिल जाती है, अखबारों के माध्यम से आप देख पाते हैं। पिछले साल क्या हुआ था, आप अपने परिवार में बड़ों से चर्चा करके जो है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन 100 वर्षों पहले, 150 वर्षों पहले क्या हुआ था, इसकी इसे हम कैसे जान सकते हैं। इसके संदर्भ में चलिए हम देखते हैं कि अतीत के बारे में जो 100 साल 200 साल पहले हुआ था, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर जो है कहा गया कि मानचित्र एक के पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो ये आप लोगों का कार्य है। अभी हम आपको जो है पृष्ठ सेकंड दिखाएंगे और आपके पास बुक है तो उसमें आप देख लीजिए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये पता लगाने के लिए आपको यहाँ पर ये मानचित्र आप देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सही से दिख सके। तो ये है मानचित्र और इसमें आप जो है इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो है जो लिखा गया है उसे हम चलिए रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा
मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये यहाँ पर मानचित्र है। इस मानचित्र में उपमहाद्वीप का मानचित्र जो है, उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र जो है प्रस्तुत किया गया है। इसमें आपको नदियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप ऊपर में ही देख पाएंगे। यहाँ पर काबुल नदी, सुलेमान, किरथर की पहाड़ियाँ, झेलम नदी, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सारी नदियां यहाँ इस मानचित्र में दर्शाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 3 में, जहाँ पर हमें मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो आपने जो अभी मानचित्र देखा, आप उसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों का आप जो है इंगित करेंगे अपने बुक में। आगे बढ़ते हैं। तो सहायक नदियां किसे कहते हैं? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व का मतलब पहले। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, जो कि आप मानचित्र में देख लीजिए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान बिहार में जो है बिहार के नाम से जाना जाता था, या फिर वर्तमान का जो बिहार है वो मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी कुछ ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरा होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करती थी। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कबीले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन यात्रियों से लोगों को एक दूसरों के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है, यानी कि ये आपका होमवर्क हो गया। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, यानी कि एटलस की बुक जो मानचित्र की होती है, आप उसमें ये देख सकते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस और अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा।
भारत या भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है? तो अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ताड़पत्रियों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ जो कि आप नीचे देख पाएंगे, यह जो पांडुलिपि है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, अर्थात ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं ये वही है। आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया, यानी कि कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा-जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती थी? ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यदि आपको पता है तो। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता था। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ये आप देख पा रहे हैं, ये जैसे कि बर्तन हो गए, पत्थरों पर नक्काशी यहाँ पर देख सकते हैं तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, जैसे कि आप घड़ा जो देख पा रहे हैं पकी मिट्टी का है, तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। यहाँ पर जो आप देखेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो चीज़ें लिखी होती हैं हल्का जो है छोटे में कर जो है इनकी फॉन्ट साइज जो कम होती है, इन्हें भी हमें जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए और एक नज़र इन्हें भी देख लेना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख
अशोक नामक शासक के आदेश का उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, यानी कि इसी बुक में हम जो अध्याय 8 पढ़ेंगे उसमें इसी शासक के बारे में चर्चा की गई है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है जो कि अशोक के शासक काल में उत्कीर्ण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विदों को बहुड़ा या बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? कमेंट बॉक्स में ये चीजें आप बताएंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार इन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ या बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर तुम अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे या बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व ईसा से
पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इतिहास तथा या फिर और तिथियां, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं या जो फॉर्मेट दिया गया है उसका अध्ययन कर लेते हैं। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम इन तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई यानी कि ईसा लिखा पाती हो, या एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग या फिर बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। अन्यत्र जो है यहाँ पर हम इसे भी देख लेते हैं। तो अन्यत्र या अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ये चीजें आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। ये कुछ उत्कृष्ट की गई जो है कलाकृतियां हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक या नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल या अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। यानी जो आप यहाँ पर ऊपर चित्र देख सकते हैं, इसी में जो है ये चीजें दर्शाई गई हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको एक कल्पना करनी है। तुम एक पुरातात्विक का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विक से पूछना चाहोगी या आप चाहेंगे। आपके मन में इस जो है चैप्टर को पढ़ने के बाद कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अपने किसी भी सीनियर से या फिर जो इस संदर्भ में जानकार है आपके जो है कांटेक्ट में है, तो उससे वो क्वेश्चन जरूर करिएगा और क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर डालिएगा। जो इस अध्याय में उपयोगी शब्द थे, जैसे कि यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत,
अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो ये चीज़ें जो इसमें है इंक्लूड की गई, ये एक उपयोगी शब्द हैं और इन्हें जो है आप देखेंगे और इन्हें जो है अच्छे से समझेंगे। अब आओ याद करें, निम्नलिखित को या फिर निम्नलिखित का सुमेल करो। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको सुमेल करनी है। नर्मदा नदी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। अब इस साइड में है पहला बड़ा राज्य, आखेटक तथा संग्राहक, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि, प्रथम नगर। तो ये आपके होमवर्क हैं और ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर आओ चर्चा करें, तो ये चीज़ें आपको वास्तव में अपने सहपाठी से जो है चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो चर्चा का विषय होती हैं और आप जो है जब चर्चा करते हैं तो बातें जो हैं आपके मस्तिष्क में अधिक समय तक रुकी रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। अब आपने पूरा का पूरा लेसन पढ़ लिया और स्टार्टिंग में ही आपको रसीदा का एक प्रश्न मिला था, तो अब आपके मन में उसके लिए क्या उत्तर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में जो भी चीजें आ रही हैं आप उसकी एक लिस्ट जरूर तैयार करिए। पांचवा प्रश्न है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते थे। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो या फिर आप क्या सोचते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप अपने मस्तिष्क में या अपनी सोच के अकॉर्डिंग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कम दो ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चल सके या फिर पता चलता है। तो ये भी आपको करना है। अब अगला है, आओ करके देखें। अब इसमें हमें कहा है कुछ हम अपने आप से करें जो है इतिहास के संदर्भ में। जैसा कि यहाँ पर कहा गया, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न-भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री, पुरुष, स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं? अगला क्वेश्चन है, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी। तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो यहाँ पर हमारा पहला अध्याय समाप्त होता है और अगली वीडियो में अगला अध्याय हम डिस्कस करेंगे और अगले अध्याय को रीड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय